फाइनली स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 8 आज यहाँ पे हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। टोटल 7 सेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। डेली हम यहाँ पे आधा घंटा पूरी की पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर हम कुछ ना कुछ रिवाइज करते हैं और होप्स जो हमारे सेशन चल रहे हैं हेलो 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 गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग भाई, की हाल चाल। चलो ये सभी का हाल चाल बढ़िया होना चाहिए। तो आज हमारे स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 63 आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं सर। और लास्ट सेशन में हमने जून 19 का जो न्यू सिलेबस वाला पेपर था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। और मैंने काफी सारे बच्चों से पूछा था कि एग्जामिशन का चैप्टर डाल लूं या जून 19 का जो ओल्ड सिलेबस वाला पेपर है पहले वो कंप्लीट कराऊं। तो मोस्टली बच्चों ने कहा था कि सर पहले पेपर कंप्लीट करा दो, उसके बाद फिर आप एग्जामिशन डाल देना। तो फाइनली आज हम जून 19 के जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना वो सारे तो नहीं हो पाएंगे, बट वही आधा पोर्शन हम आज कंप्लीट करेंगे, फिर आधा पोर्शन हम मंडे को कंप्लीट करेंगे, फिर वेडनेसडे और फ्राइडे जो मेरी 2 क्लास आएंगी ना वो आपके एग्जामिशन की आएंगी। और ये लगा लो फिर अगले हफ्ते को हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा ना, फिर उससे अगले हफ्ते से आपके इनकम टैक्स और कस्टम के जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं विद रिवीजन जो होगा ना हम साइड बाय साइड डिस्कस करेंगे। इट मींस कंप्लीट आपके टैक्सेशन में, एडवांस टैक्स में जितने भी, चाहे वो इनकम टैक्स है, चाहे वो कस्टम है, चाहे वो जीएसटी है, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सारी प्रैक्टिस मैं यहाँ पे करवा दूंगा। ठीक है जी, इधर सुना ध्यान से। तो आज हमारी एग्जामिशन वाली क्लास नहीं है जी। कई बच्चों को ये लग रहा हो कि एग्जामिशन वाली क्लास है, नहीं। पहले हम आज जितने भी क्वेश्चंस आपके ओल्ड सिलेबस के अंदर जीएसटी के थे वो सारे हम कंप्लीट करेंगे। अच्छा एक बात और, अब ये कई बच्चे ना ये मत समझ लेना कि ओल्ड सिलेबस का मतलब ये कि ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों ने पेपर देखना है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था जीएसटी के क्वेश्चन सब में सेम आते हैं। तो क्वेश्चन पेपर सबने देखना है, बट ये क्वेश्चन पेपर जो है ये ओल्ड सिलेबस का एग्जाम क्या है, क्योंकि न्यू सिलेबस वाला हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है जी, इधर देखो ध्यान से। अब अगर मैं जून 19 के पेपर की बात करता हूं तो पार्ट नंबर बी हमारा यहां से स्टार्ट हो रहा है और पार्ट नंबर बी से ही हमारे यहाँ पे जीएसटी स्टार्ट होता है। ठीक है जी, अब एक बार क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से हमारा जीएसटी है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर ए जो है ना, अब ये क्वेश्चन जीएसटी का है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 नंबर का बना था जून 19 में, जिनके एग्जाम ओल्ड सिलेबस के थे। और क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। ये क्वेश्चन किससे लिंक करता है? सबसे पहला चैप्टर जो हमने सबसे इंपॉर्टेंट किया था सप्लाई का चैप्टर, तो ये क्वेश्चन उसके बेस पे है कि भैया सप्लाई बनेगा नहीं बनेगा, और अगर सप्लाई बनेगा तो कौन सी सप्लाई में कवर होगा, वो सारी बातें आपको ये बतानी है। एक बार पढ़ना, क्या लिखा हुआ है। Examine the following independent transaction activity in accordance with the provision contained under CGST Act 17 and state in the brief whether the same constitutes supply under the said act। क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो इंडिपेंडेंट एक्टिविटी हैं क्या वो सप्लाई में कवर होंगी या कवर नहीं होंगी। बस ये आपको बताना है। क्लासिफिकेशन की वैसे उसने बात नहीं की, मेनली उसने बात किया सप्लाई बनेगा नहीं बनेगा। अब अगर कोई काम सप्लाई बन जाएगा तो वो किसकी सप्लाई बनेगा, वो क्लासिफिकेशन की बात नहीं कर रहा, वो डिटर्मिनेशन की बात कर रहा है। एक बार पहला पॉइंट पढ़ो। आर्या प्राइवेट लिमिटेड एंटर्ड इनटू ए हायर परचेज एग्रीमेंट फॉर द 20 लाख विद अनु मशीन प्राइवेट लिमिटेड फॉर सप्लाई ऑफ ए हैवी ड्यूटी मशीन यूनिट। अपने आप बोल देना। आपको मैंने पहले भी कहा था हायर परचेज वाले केस में क्या होता है। देखो 2 केस होते हैं, या तो टाइटल ऑफ गुड्स का ट्रांसफर करते हो इमीडिएट, या टाइटल ट्रांसफर करते हो फ्यूचर डेट में। ये दोनों ही केस में 7(1)(a) में सप्लाई बन जाता है। अब 7(1)(a) में सप्लाई क्यों बनेगा, क्योंकि विद कंसीडरेशन है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, 7(1)(a) में सप्लाई बन जाएगा। अब अपने आप बोल देना 7(1)(a) में सप्लाई तो बनेगा, और किसकी सप्लाई बनेगा आप सब जानते हो, हायर परचेज वाले केस जो है गुड्स की सप्लाई में कवर होते हैं। मे बी अगर आपको ध्यान आ रहा हो शेड्यूल नंबर 2 और पैरा 1 और पैरा 1 के सी पॉइंट में लिखा था कि भैया अगर फ्यूचर डेट में टाइटल ट्रांसफर करोगे वो गुड्स की सप्लाई बनेगी। बट उसने क्लासिफिकेशन की बात नहीं की, उसने डिटर्मिनेशन की बात की है कि क्या ये काम सप्लाई बनेगा नहीं बनेगा। आंसर इज यस, ये काम सप्लाई बन जाएगा। किस में बनेगा, 7(1)(a) में सप्लाई बन जाएगा। ठीक है जी, तो देखो यहां पे लिखा है मैंने, यस ये काम सप्लाई बनेगा और ये गुड्स के सप्लाई बनेगा। आगे देखो जी, आशा गोट ए एलईडी टीवी ऑफ 52 इंचेस फ्रॉम सोनी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर इन एक्सचेंज फॉर हर ओल्ड 52 इंचेस टीवी। अपने आप बोल देना जी। 7(1)(a) के अंदर मैंने कहा था कि सारे काम सप्लाई में कवर होंगे, चाहे वो सेल हो, ट्रांसफर हो, एक्सचेंज हो। अब आपने बोल देना एक्सचेंज भी वहां पर कवर था, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बार्टर और एक्सचेंज दोनों ही आपके सप्लाई में कवर है। तो भैया मैंने एक एलईडी टीवी लिया, अपना पुराना टीवी एक्सचेंज करके लिया, तो क्या वो सप्लाई में कवर होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। कंसीडरेशन भी है, इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में भी है, 7(1)(a) में ये काम सप्लाई बन जाएगा। तो बताओ सर, बिल्कुल गिरे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, और बच्चे ना मेरे को मैसेज करके स्पेशली बोल रहे थे कि सर जून 19 वाला पेपर जरूर करा देना, उसमें हमें क्वेश्चन समझ में ही नहीं आए थे।
तो अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आए ना, इट मींस आपने रिवीजन सही ढंग से नहीं की होगी, ये बात है ना, क्योंकि इन क्वेश्चन में कुछ भी मुश्किल नहीं है। और अगले आने वाले जो भी क्वेश्चन होंगे ना, आपको दिखाऊंगा, बस क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत आएगी, अगर एक बार क्वेश्चन समझ लिया ना, आंसर में कुछ भी नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखो री, भारत इलेक्ट्रॉनिक डिस्पोज ऑफ स्क्रैप पार्ट ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉनिक यूनिट टू ए स्क्रैप डीलर इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अब सोच के बोलना, एक इलेक्ट्रॉनिक दुकानदार ने अपनी दुकान का जो भी स्क्रैप है वो डिस्पोज ऑफ कर दिया विद कंसीडरेशन में, तो क्या ये सप्लाई बनेगा नहीं बनेगा? यस बनेगा। याद करो 7(1)(a) में डिस्पोजल भी सप्लाई बनता है, और किसकी सप्लाई बनेगा? गुड्स की सप्लाई बनेगा। तो भैया यस, ये भी काम सप्लाई बनेगा और गुड्स की सप्लाई बनेगा। देखो ये तीन काम, 3 नंबर हमारे पक्के हो गए। चौथे काम पे आओ जी, मिस्टर बाबूलाल बोरो एन अमाउंट ऑफ 1,50,000 फ्रॉम दी वन ऑफ हिज रिलेटिव मिस्टर श्यामलाल एंड एग्री टू रीपे द एंटायर अमाउंट 1,50,000 आफ्टर ए ईयर। इसका मतलब क्या है कि मैंने आपसे 1.5 लाख रुपए का लोन लिया और 1 साल के बाद पूरा 1.5 लाख ही आपको पे कर दूंगा, तो क्या इस काम पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा? नहीं होगा। आंसर इज नो। याद करो, गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन के अंदर मैंने कहा था कि मनी और सिक्योरिटी ना तो गुड्स में कवर होते हैं ना ही सर्विस में कवर होते हैं। और मनी का मतलब मैंने कहा था जितना पैसा दिया उतना ही वापस आएगा, तो उस केस में वहां पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। रीजन बीइंग क्योंकि जो मैं दूंगा सेम प्राइस वापस आएगा, उस केस में वो सप्लाई में ही कवर नहीं है। तो भैया गुड्स से बाहर है, सर्विस से बाहर है, तो सप्लाई का तो मतलब ही नहीं है। तो अपने आप बोल देना 1.5 लाख रुपए दिए और 1.5 लाख रुपए वापिस आए। एक बच्चा कहता है सर अगर कोई एडिशनल पैसा मिलता, मतलब फॉर एग्जांपल प्रोसेसिंग फीस होती, इंटरेस्ट होता, उस केस में फिर जीएसटी की बातें हो सकती थी। और आप सब जानते हो लोन वाले केस में जो इंटरेस्ट और डिस्काउंट होते हैं उस पे जीएसटी लेवी तो होता है बट कलेक्शन नहीं होता। एंट्री नंबर 27 एग्जम्पशन लिस्ट में एग्जम्प्ट होती है। और जब मैं एग्जामिशन की क्लास डालूंगा ना, आपको दिखाऊंगा एंट्री नंबर 27, ध्यान से पढ़ना, जो भी इंटरेस्ट डिस्काउंट होते हैं वैसे एग्जम्प्ट है बट सप्लाई तो बन जाता ना। इस केस में सप्लाई में कवर नहीं है। रीजन बिंग 1.5 लाख रुपए दिए, 1.5 लाख ही वापिस मिले, उस केस में सप्लाई से बाहर हो गया। देखो उसने क्या बोला कि 1.5 लाख रुपए बोरो किए और 1.5 लाख ही पे किए, तो उस केस में कोई भी यहां पे सप्लाई की बात नहीं होगी। तो आंसर इज नो, ना तो ये गुड्स में कवर है ना ही सर्विस में कवर है। आगे देखो जी, राज एंटरप्राइज applied for a loan from State Bank of India against which loan processing fees and interest are charged by the bank। अब अपने आप बोल देना, यहां पे लोन लिया बैंक से, उसने प्रोसेसिंग फीस चार्ज की और इंटरेस्ट चार्ज किया, क्या ये काम सप्लाई में कवर होगा? नहीं होगा। आंसर इज यस, कवर हो जाएगा। एक बच्चा कह रहा है यार सर क्या कर रहे हैं, सर ने पहले वाले केस में तो सप्लाई नहीं बनाया, वो भी लोन वाला केस है, दूसरे वाले केस में सर ने सप्लाई बना दिया। मेरे लाल, मेरे काले, मेरे पीले, दोनों केस को ध्यान से पढ़ो। पहले वाले केस में 1.5 लाख रुपया लिया था और 1.5 लाख ही दिया था, और दूसरे वाले केस में जो मैंने लोन लिया उसके लिए प्रोसेसिंग फीस और इंटरेस्ट अलग से पे किया। और आपको मैंने पहले भी कहा था कि मनी वाले केस में जहां सेपरेट कंसीडरेशन चार्ज होगा तो सेपरेट कंसीडरेशन पर जीएसटी की बात होगी। तो भैया सेपरेट कंसीडरेशन है, तो इस केस में सप्लाई बनेगा नहीं बनेगा? आंसर इज यस, ये काम सप्लाई में कवर होगा, ये बात ध्यान दो। ठीक है जी। तो देखो ये क्वेश्चन 5 नंबर का था पहला, बताओ इसके अंदर था क्या? बच्चा कह रहा है सर पेपर में तो बड़ा मुश्किल लगता है, यहां जब आप कराते हो तो आसान लगता है। इसलिए आसान लगता है क्योंकि यहां पे ना आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश है, आपको ये नहीं लग रहा कि हम एग्जाम के अंदर बैठे हैं। और यही सेम फीलिंग मैं आपको बार बार समझाता हूं कि एग्जाम जब भी देने जाओ ना, आराम कूल माइंड से एग्जाम देने जाओ। और अगर कोई पॉइंट मुश्किल लग भी रहा है तो बीच में हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि जहां हड़बड़ाना स्टार्ट किया हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे, जो आता होगा वो भी कुछ नहीं आएगा। तो सिंपल सी बात है, बेसिक क्वेश्चन है, सप्लाई के चैप्टर के 5 नंबर हमारे पक्के हो चुके हैं। आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। अगला क्वेश्चन बढ़िया जी, अगला क्वेश्चन बढ़िया है, ये क्वेश्चन 5 नंबर का था, अगला भी। आओ जी क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट, हमें क्या कंप्यूट करना है? एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी पेबल फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 18। आपको सीजीएसटी निकालना है, एसजीएसटी निकालना है अप्रैल के महीने में। अब ध्यान से देखना किस पे जीएसटी लगेगा और किस पे नहीं लगेगा। पहला कह रहे हैं सेल ऑफ मिक्सचर ऑफ ग्राइंडर विद इन दी स्टेट टैक्सेबल वैल्यू 2,20,00,000 रुपए। अपने आप बोलना, अगर मैंने मिक्सर ग्राइंडर की सेल की है सेम स्टेट में सेल की है, तो क्या जीएसटी लगेगा? नहीं लगेगा। यस लगेगा। और कौन सा लगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो भैया इस पे मैं जीएसटी का रेट दिया हुआ है, इन्होंने जीएसटी का रेट तो दिया ही नहीं हुआ। तो भाई जीएसटी अगर रेट नहीं दिया हुआ, ओ माय गॉड, क्वेश्चन में जीएसटी का रेट ही नहीं दिया हुआ। हाँ तो फिर ठीक है, एज्यूम कर लो, आपको जीएसटी का रेट एज्यूम करना पड़ेगा जी।
यहाँ पे 18% आप मान के चलो कि 18% जीएसटी का रेट है, ठीक है जी। अब 18% का मतलब 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी, ठीक है जी। क्योंकि देखो पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं बोला जीएसटी का रेट कितना है। अब अलग अलग गुड्स पर अलग अलग रेट है ना, तो भैया हम रेट अपनी तरफ से ऐसा नहीं है कि हमें रेट सारे याद होंगे, क्योंकि हजारों रेट्स हैं। तो मैं एज्यूम करना पड़ेगा 18% हमारा बेसिक रेट होता है, तो 18% हम एज्यूम कर रहे हैं। तो 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी ये हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। सेल ऑफ मिक्सचर ग्राइंडर आउटसाइड द स्टेट, दैट इज इंटर स्टेट सप्लाई, दूसरी स्टेट में सप्लाई की है, टैक्सेबल वैल्यू कितनी है 1,40,00,000। तो उस केस में जीएसटी कौन सा लगेगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी? आईजीएसटी। इसका लगा दोगे पूरा 18%। तो मैं दोबारा बोल रहा हूं, यहां पे सेम स्टेट में है सीजीएसटी एसजीएसटी, दूसरी स्टेट में आईजीएसटी, यहां पे जीएसटी लग गया। फिर वो कहना चाह रहे हैं वैल्यू एक्सक्लूडिंग टैक्सेस ऑफ स्टील जार्स सप्लाई फ्री टू बायर एज ए प्रमोशन स्कीम फॉर सेल आउटसाइड द स्टेट। क्या कहना चाह रहे हैं, उन्होंने स्टील के जार जो हैं, स्टील के जार फ्री में सप्लाई कर दिए अपनी प्रमोशन के लिए। अब अपने बोल देना, आपके घरों में भी ना कई बार आते होंगे, जैसे कई बार जैसे जब मैं घर जाता हूं ना। अच्छा एक बात और ध्यान देना, मैं शायद बीच में 1 या 2 सेशन ऑफ करूंगा, अभी नहीं, पहले जून 19 वाला पेपर पूरा करा दूंगा, ठीक है, फिर एग्जामिशन भी डाल दूंगा, उसके बाद मैं 1 या 2 सेशन ऑफ कर दूंगा, क्योंकि मम्मी पापा मेरे को बुला रहे हैं, कह रहे 2-3 दिन तो घर आ जा। तो मैं 2-3 दिन घर लगा के आऊंगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब 2-3 दिन तो आप एक बार खुद पढ़ सकते हो, जो आपने किया वो रिवाइज भी कर लेना, और फिर मैं आके फिर दोबारा स्टूडेंट दरबार स्टार्ट कर दूंगा। बट ये लगा लो अगले से अगले हफ्ते करूंगा, अगले हफ्ते तो मैं पूरा शाम को आऊंगा, उसकी टेंशन मत लेना। उससे अगले हफ्ते मैं सोच रहा हूँ 2-3 दिन घर होके आ जाऊं, ठीक है। इधर सुना ध्यान से, अब जब घर में कई बार मैंने देखा है, जब हम घर होते हैं ना, तो नॉर्मली आपके घरों में भी आते होंगे वो वॉशिंग पाउडर वाले, कि दूध से सफेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए, वॉशिंग पाउडर निरमा निरमा। अब सोच के बोलना निरमा ही लेना, या फेना जो आपके घर में कई बार आते हैं, सर्फ एक्सल हो गया। अब सोच के बोलो कई बार ना हमें फ्री सैंपल दे जाते, अब जो वो हमें फ्री सैंपल दे गए, दो चीजें होंगी। जब उन्होंने फ्री सैंपल दिया, परमानेंट ट्रांसफर, बिजनेस एसेट विदाउट कंसीडरेशन। अब सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि आईटीसी लिया नहीं लिया। अब अगर आईटीसी लिया फिर तो पैरा 1 में सप्लाई बनेगा, फिर जीएसटी लगेगा। और अगर आईटीसी नहीं लिया उस केस में सप्लाई में कवर नहीं होगा, रीजन भी क्योंकि हम उनके रिलेटेड पार्टी नहीं है। तो बच्चा ये बात करता है सर, अब जो यहाँ पे स्टील के जार दिए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, हम ये क्या माने? आप ये मानोगे आईटीसी क्लेम नहीं किया, रीजन बिंग आप सब जानते हो 17(5) आप सबने पढ़ा है कि भैया फ्री सैंपल वाले केस में आईटीसी ब्लॉक होता है। और जब आईटीसी ब्लॉक है, हमें पहले से ही पता आईटीसी ब्लॉक है, तो नॉर्मल केस में आईटीसी नहीं लूंगा। बट अगर लिखा होता कि आईटीसी ले लिया, उस केस में सप्लाई बन जाता, जीएसटी लग जाता। तो मैं तो ये मानूंगा भैया सप्लाई में कवर नहीं, आईटीसी ब्लॉक है, तो अगर सप्लाई में कवर नहीं है जीएसटी की बात भी नहीं होगी, क्रॉस कर दिया। अगले पॉइंट पे आओ, कैश इंसेंटिव गिवन टू डीलर आउटसाइड द स्टेट फॉर अचीविंग टारगेट ड्यूरिंग द ईयर। अब ये कैश इंसेंटिव मतलब डिस्काउंट, क्या ये डिस्काउंट प्री सप्लाई है? नहीं। क्या ये डिस्काउंट पोस्ट सप्लाई है? ये पोस्ट सप्लाई भी नहीं है। आप जानते हो 15(3) में जो आपने डिस्काउंट किया था, उसमें क्या होता है कि पहले से ही पता होता है कितना डिस्काउंट मिलेगा। तो इसमें इन्होंने बोला कि अगर ये टारगेट अचीव करते हो दूसरी स्टेट में, तो आपको ये कैश इंसेंटिव मिलेगा। तो भैया कैश इंसेंटिव को हम डिस्काउंट ट्रीट नहीं करते, कैश इंसेंटिव को हम डिस्काउंट ट्रीट नहीं करते, क्योंकि ये हर पर्सन के ऊपर अलग अलग होता है। और आपको मैंने पहले भी कहा था, जो भी डिस्काउंट होगा, चाहे प्री सप्लाई हो चाहे पोस्ट सप्लाई हो, वो पर्टिकुलर इनवॉइस के ऊपर मेंशन होना चाहिए। तो कैश इंसेंटिव है, इसको हम डिस्काउंट में कवर नहीं करेंगे, तो भैया ये वैल्यू में माइनस नहीं होगा, इसको यहां से बाहर निकाल दो। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ पार्ट मेड फ्री टू फुलफिल वारंटी ऑब्लिगेशन 1.5 लाख। अब भैया ये टैक्सेबल सप्लाई ऑफ पार्ट्स की सप्लाई हो रही है टैक्सेबल, और ये 1.5 लाख रुपए की वैल्यू है। क्या इस पे जीएसटी देना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि जो मैंने वैल्यू ऊपर चार्ज की होगी ना, उसमें ये वारंटी वाला सामान भी होगा। मेरे घर में एसी आया, एसी में 2 साल की वारंटी है, 3 साल की वारंटी है। अब एसी 1 साल के बाद कोई पार्ट खराब हो गया, अब कंपनी वाले पार्ट चेंज करके चले गए, तो जो पार्ट जितनी वैल्यू होगी उस पार्ट पर क्या मुझे जीएसटी देना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि जब मैं एसी लेकर आया हूंगा उसी वैल्यू में उस पार्ट्स की वैल्यू इंक्लूड होगी। तो ये सिंपल सी बात है, जो ये ऊपर वैल्यू पे हमने जीएसटी लगाया है ऑलरेडी उस वैल्यू में ये वैल्यू ऐड है। हाँ, अगर वो ये बोलते कि इसकी वैल्यू सेपरेट चार्ज की है, फिर इस केस में जीएसटी एप्लीकेबल कर देता। बस ये बात ध्यान दो। बच्चा कहता है सर आप अब इसको क्या बोलोगे, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, आप क्या बोलोगे? आप बताओ, क्या ये क्वेश्चन मुश्किल है? जो आपका दिल बोलेगा ना वो बोल दूंगा। क्या ये क्वेश्चन मुश्किल है? सर कोई मुश्किल नहीं है नालायक को। बच्चा कह रहा है हाँ मुश्किल तो लग रहा है। मुश्किल कहां लग रहा है? पहला इंट्रास्टेट सप्लाई सीजीएसटी इंटरस्टेट सप्लाई, और ये आप सोच के बोलो ये तो सिंपल सी बात है, तो पॉइंट हम कई बार कर चुके हैं फ्री ऑफ कॉस्ट वाला।
और कैश इंसेंटिव, अगर यहां उसने डिस्काउंट लिखा है, इंसेंटिव लिखा है, इंसेंटिव लिखा है, तो डिस्काउंट आप कैसे मान लोगे? और ये वाला पॉइंट वारंटी वाला, अगर आप थोड़ा सा भी लॉजिक माइंड लगाओ, आप सोच के देखना, ये पॉइंट ना अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी जाओ कि मेरे घर में जो सामान नया आया उसकी मुझे वारंटी मिली, उसके जब भी पार्ट्स चेंज होंगे तो पार्ट की जितनी भी वैल्यू होती है उस वैल्यू पर हम जीएसटी थोड़ा पे करते हैं। रीजन बीइंग, क्योंकि जब वो हम सामान लेके आए होंगे तो ऑलरेडी उस वैल्यू में उस पार्ट्स की वैल्यू पहले से ऐड होगी, तो इस पर जीएसटी नहीं लगाना। लेट पेमेंट ऑफ पेनल्टी कलेक्टेड फ्रॉम द डीलर, अब आपने बोल देना डिले पेमेंट, वैल्यूएशन वाले चैप्टर में क्या डिले पेमेंट पे जो पेनल्टी चार्ज होती है उस पे जीएसटी लगता है, नहीं लगता? आंसर इज यस, लगता है। तो भैया इस पे आप जीएसटी लगा दो। इंट्रा स्टेट है ना, तो भैया सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%, ये जीएसटी आ जाएगा। सर हमें इसका आंसर तो दिखा दो। ओके, ये लो मेरे नंद गोपाल, इसका आंसर देख लो। पहले तो वो देख लो जी, जो क्वेश्चन नंबर 3 हमने स्टार्ट किया है वो हायर परचेज वाला देखो जी। हायर परचेज वाला तो ये सप्लाई देखो वही गुड्स की बन गया। एक्सचेंज वाला ये भी सप्लाई बन गया, देखो लिखा है ना, सप्लाई में इंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद डिस्पोजल वाला ये भी सप्लाई बन गया। लोन अगर बोरो करते हो तो भैया ट्रांजैक्शन इन मनी है, जितना दिया उतना वापस आया, ये सप्लाई में कवर नहीं होगा। और जहां पे आपने कुछ प्रोसेसिंग फीस पे की वो सप्लाई में कवर हो जाएगा। 3B इंट्रा स्टेट सप्लाई, देखो 2,20,00,000, इन्होंने यहाँ पे जीएसटी जो है 18% ही लगाया मेरे ख्याल से। हाँ देखो लिखा ना एज्यूम, ओ माई गॉड, देख लो वही मैंने कहा था आपको, एजम्पशन बेस है। बच्चा कह रहा है हम 12% मान लेंगे, मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जब तक वो रेट ही नहीं देगा मुझे जब सोच के बोलना सर इतनी सारी वैरायटीज हैं, इतने सारे रेट मैं थोड़ा याद करके जाऊंगा। अब उस देखो उसने क्वेश्चन में भूल गया और उसने क्या बोला, एज्यूम मैं कर रहा हूं 18%। तो अगर कोई बच्चा एज्यूम 28 भी करके आएगा या एज्यूम 12 भी करके आएगा तो ये मत सोचना गलत हो जाएगा, एजम्पशन बेस पे क्वेश्चन चलेगा। बट हाँ मैं ये रिकमेंड करूंगा जब भी क्वेश्चन में रेट ना दिया हो ऑलवेज 18% ही मान के आना, क्योंकि 18% ना नॉर्मल बेसिक रेट है जो मैक्सिमम गुड्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है। ठीक है जी, तो देखो उसके बेस पे उसने वो 99% यहां पे लगा दिया, सीजीएसटी एसजीएसटी, और यहां पे आईजीएसटी पूरा 18%। अब ये 7 लाख वाला, इस पे कोई जीएसटी नहीं है, इस 328 पे कोई जीएसटी नहीं इंसेंटिव पे, और ये 1.5 लाख की आइटम वारंटी वाले इस पे भी नहीं है। 50,000 का 9 देखो ये सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी, ये आपका आंसर निकल गया। इसके आपको 5 नंबर मिलने थे अगर ये क्वेश्चन जून 19 में आप सही करके आते। और जब ये क्वेश्चन बना था ना बच्चों के तोते उड़ गए थे, बच्चा कहता पेपर तो हमें समझ ही नहीं आता पेपर कहां से आता है। और गलती मेरी भी थी, उस टाइम इतनी प्रैक्टिस कभी मैंने यूट्यूब पे करवाई भी नहीं थी बच्चों को, क्लास में थोड़ी बहुत हो जाती थी, बट अब मैंने इस बार इतनी प्रैक्टिस करवा देनी है, इतनी प्रैक्टिस करवा देनी है ना कि आपको हर क्वेश्चन यही लगेगा कि तुमने उस सेशन में किया था जो सर लगाते थे, अगर आपने अटेंड किए तो, नहीं किए तो फिर तो बात ही खत्म है। ठीक है जी, चलो जी ये क्लियर हो गया। लो जी अब अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर सी पे आओ जी। अब क्वेश्चन नंबर सी जो है, क्वेश्चन नंबर सी जो है ये हमारा क्वेश्चन है एग्जम्पशन का, एक तरह से एग्जम्पशन का भी बोल सकता हूं और एक क्वेश्चन सप्लाई का भी बोल सकता हूं, ये दोनों का है। अब पहले इसको करने से पहले ना, इसको करने से पहले एक बात मैंने सोच के बोलना, सप्लाई के चैप्टर में ना आपको मैंने दो तरह की सप्लाई बोला था, एक तो सप्लाई मैंने कहा था कॉम्पोजिट सप्लाई, एक सप्लाई मैंने कहा था मिक्स सप्लाई। अब अगर कोई सप्लाई कॉम्पोजिट सप्लाई होती है तो उसके अंदर मैंने कहा था जो भी आपकी प्रिंसिपल सप्लाई होगी ना उसके बेस पे उस पर जीएसटी लग जाएगा। और जो सप्लाई मिक्स सप्लाई होगी, जितनी वैल्यू चार्ज करेंगे उसमें जो भी हाईएस्ट रेट होगा, हाईएस्ट रेट पूरी वैल्यू के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। ये हमने मिक्स सप्लाई की बात की थी। और मैंने कहा था कॉम्पोजिट सप्लाई को नेचुरल बंडल बोलते हो, मिक्स सप्लाई को अननेचुरल बोलते हो। नेचुरल मींस प्रैक्टिकल लाइफ में देखने को मिलता है, नॉट नेचुरल मींस जो प्रैक्टिकल लाइफ में देखने को नहीं मिलता, यही तो मतलब होता है। अब सोच के बोलना, आपको मैंने कहा था नीचे मकान ऊपर दुकान, या नीचे दुकान ऊपर मकान, ये सप्लाई कैसी है? ये सप्लाई मिक्स सप्लाई है। मेरे पास एक घर है, आप मुझे बहुत बोलना, आप जिस भी एरिया में रहते होगे उस एरिया में उस गली में एक पक्का ना दुकान होती होगी जहां पे अंकल आंटी बैठते हैं, दूध ब्रेड चीनी दाल सब कुछ वहां पे मिलता है। और कभी चेक करना, ध्यान से देखना, उनका उस अंकल आंटी का या तो ऊपर घर होता है या पीछे घर होता है। अब मेरा एक रेजिडेंशियल कॉलोनी में एक फ्लैट है और मैंने वो किराए पर दिया, और किराए पर क्या दिया, उस पर्सन ने क्या किया, एक फ्लोर में खुद रह रहा है, एक फ्लोर में उसने अपना कोचिंग सेंटर खोल दिया, एक फ्लोर में अपनी दुकान खोल दी दूध दही पनीर की। अब रेंट मैंने चार्ज किया पूरी बिल्डिंग का 1 लाख रुपए, जिसको वो मकान और दुकान दोनों में यूज कर रहा है। अब अगर रहने वाला घर रहने के लिए किराए पर दिया, आपसे बढ़िया कौन जानता है एग्जम्पशन में कवर है? एग्जम्पशन में कवर है।
याद करो नालायकों, आपको मैंने कहा था रहने वाला घर रहने के लिए किराए पर दोगे तो उस केस में एग्जम्पशन में कवर हो जाता है, कोई भी जीएसटी नहीं देना पड़ता, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर जीएसटी नहीं है। बट अगर रहने वाला घर कमर्शियल पर्पस के लिए किराए पर दोगे तो जीएसटी लगेगा। अब बच्चा कहता है सर अब मैंने एक बिल्डिंग किराए पर दी, उसने नीचे दुकान ऊपर मकान या ऊपर मकान नीचे दुकान ये काम कर दिया, और जो टोटल किराया आ रहा है उसको मैं क्या मानूं, दैट इज मिक्स सप्लाई। और अपने बोलते हो मिक्स सप्लाई में हाईएस्ट रेट, तो हाईएस्ट रेट रेजिडेंशियल पे लगेगा या कमर्शियल, कमर्शियल तो कमर्शियल वाला रेट होगा ना पूरी वैल्यू पर वो रेट लग जाएगा। बच्चा कहता है सर फिर इससे बचने का तरीका क्या है, इससे बचने का ये तरीका है जिससे प्रॉपर्टी किराए पर लो उससे अलग अलग किराया पूछो। किराया क्यों पूछो, क्योंकि अगर ये वाला फ्लोर रहने के लिए आपने किराए पर लिया तो रहने वाला घर रहने के लिए किराए पर लिया एग्जम्प्ट है, ये वाले फ्लोर में कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हो तो सिर्फ उसी फ्लोर की वैल्यू पर जीएसटी लगेगा, कंप्लीट वैल्यू पर नहीं लगेगा। तो ये क्वेश्चन 5 नंबर का इसी के ऊपर बेस है, एक बार पढ़ के देख लो, बताओ क्वेश्चन में है क्या। हैरी हैज रेंटेड हिज बिल्डिंग, ध्यान से पढ़ना, हैरी हैज रेंटेड हिज बिल्डिंग कंसिस्टिंग ऑफ ग्राउंड फ्लोर, ये देखो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, द बिल्डिंग इज लोकेटेड इन ए रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, ये बिल्डिंग रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर है, द ग्राउंड फ्लोर इज रेंटेड आउट फॉर द पर्पस ऑफ रेजिडेंस, मतलब ये फ्लोर रेजिडेंशियल पर्पस के लिए दिया, एंड फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर हैव बीन रेंटेड आउट द प्रोवाइडिंग कमर्शियल कोचिंग टू द सेम पर्सन मिस्टर बी, मिस्टर बी को दिया और वो पर्सन कोचिंग सर्विस प्रोवाइड करेगा, मतलब कमर्शियल यूज करेगा। हैरी चार्जेस ए लमसम अमाउंट 1 लाख एज रेंट फ्रॉम बी, हैरी ने टोटल बिल्डिंग का 1 लाख रुपए किराया चार्ज किया। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर रेजिडेंशियल पर्पस इज एग्जम्प्ट, एग्जम्प्ट है, एग्जम्पशन में कवर आप सब जानते हो, कमर्शियल वाला 18% है। इज हैरी लाइबल टू पे जीएसटी, इज हैरी लाइबल टू पे जीएसटी, आंसर इज यस लाइबल टू पे जीएसटी, क्योंकि ये सप्लाई मिक्स सप्लाई है, ये सप्लाई मिक्स सप्लाई है, नेचुरल बंडल नहीं है, और अगर मिक्स सप्लाई है तो हाईएस्ट रेट लगेगा कमर्शियल वाले पर, दैट इज 18%, तो भैया 1 लाख का 18, 18,000 रुपए का जीएसटी आ जाएगा। इज हैरी लाइबल टू पे जीएसटी एंड इफ यस, अगर हां, वट वुड बी द वैल्यू विच टैक्स टू बी पेड से द मंथ ऑफ अप्रैल 18, वैल्यू क्या होगी, 1 लाख होगी, उसका 18% आएगा। वुड योर आंसर बी डिफरेंट, क्या आप सभी का आंसर अलग होता। इफ द रेंट ऑफ रेजिडेंशियल पर्पस 25,000, रेजिडेंशियल पर्पस 25,000, ये तो एग्जम्प्ट हो जाता, और कमर्शियल वाला 75, तो फिर भैया 75,000 का मैं 18% लगाता, रीजन मीन रहने वाला घर रहने के लिए किराए पर दोगे वो तो वैसे एग्जम्प्ट है। तो बताओ बच्चा इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गया, उसको ये समझ में ही नहीं आया कि ये क्वेश्चन में है क्या, और अगर वो क्लास का एग्जाम्पल समझ लेता ना, वो दूध वाला जो मैंने कहा था कि एक अंकल आंटी बैठे होते हैं, ठीक है, नीचे दुकान ऊपर मकान, ऊपर मकान नीचे दुकान, पीछे दुकान आगे मकान, तो भैया रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में एक घर ऐसा लिया जहां दोनों यूज कर रहा हूं, तो भैया कमर्शियल तो टैक्सेबल होगा ना, रेजिडेंशियल नॉन टैक्सेबल होगा। अब कितना रेजिडेंशियल कितना कमर्शियल मुझे किराया अलग अलग पता ही नहीं है, तो अगर कंबाइन किराया है दैट इज मिक्स सप्लाई, और अगर अलग अलग पता है तो रहने वाला घर रहने के लिए किराए पर दोगे एग्जम्प्ट है, रहने वाला घर कमर्शियल के लिए किराए पर दोगे तो उतनी वैल्यू पर जीएसटी लग जाएगा, ये हमारा आंसर है। तो ये देखो जी, आपको एक बार आंसर दिखा भी देता हूं, ये लो जी, देखो जी, ब्रेकअप अवेलेबल नहीं है तो सप्लाई मिक्स सप्लाई है, तो भैया पूरा 18,000 पे जीएसटी आ गया, और अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेपरेटली है और कमर्शियल सेपरेटली है तो रेजिडेंशियल तो हो गया एग्जम्प्ट, और कमर्शियल जो 75,000 का 18, 13,500 रुपए जीएसटी आएगा, ये इसका आंसर है। देखो इतना आंसर लिख के आया था 5 नंबर के अंदर, और अगर टाइम बचता तो भैया मिक्स सप्लाई के पहले डेफिनेशन लिखाते कि मिक्स सप्लाई होती क्या है। तो बताओ इसके अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है, मेरे ख्याल से दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है जी। तो अब जाकर 15 नंबर हमारे पूरे हो चुके हैं, ये इसमें मुश्किल दिक्कत परेशानी, बच्चा कह रहे नहीं, चलो आगे चलो, फिर अगला क्वेश्चन फिर हमारा कस्टम क्या जी, इसको भी छोड़ दो, कस्टम बाद में देखेंगे, कस्टम छोड़ दो इसको, अगले पे आओ जी। अब पॉइंट नंबर ई, पॉइंट नंबर ई, ये क्वेश्चन 5 नंबर का है, तो फाइनली 20 नंबर का जीएसटी अभी हम कंप्लीट कर लेंगे, और अभी सेशन खत्म नहीं होगा, इससे अगला क्वेश्चन भी करेंगे, 2 क्वेश्चन आज करेंगे, 2 फिर हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ये क्वेश्चन देखना थोड़ा, ये क्वेश्चन बहुत बड़ी है, और ये क्वेश्चन पहले मैं आपको बता दूं, बच्चा कहेगा क्वेश्चन है किसका, पहले तो ये बताओ, ये क्वेश्चन है पेमेंट वाले चैप्टर का, पेमेंट वाले चैप्टर का, याद आ रहा है कुछ पेमेंट वाले चैप्टर में सेक्शन नंबर 49 से लेके 52 तक, कि जब भी हमें गवर्नमेंट को जीएसटी देने जाना पड़ता है तो उसमें
क्रेडिट लेजर यूज करते हैं, कैश लेजर यूज करते हैं। क्रेडिट एक पवित्र वस्तु है, उसका यूज सिर्फ जीएसटी की पेमेंट नहीं होगा, कैश लेजर को कहीं पर भी यूज कर सकते हो। ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। और अगर आपको यह ध्यान रहा, 49 जब सेक्शन हमने किया था उसके अंदर हमें पेमेंट कैसे करनी होती है उसका सीक्वेंस मैंने आपको बताया था। पिछले साल का मेरा टैक्स कुछ बचा हुआ है, उस टैक्स पर पिछले साल का इंटरेस्ट कुछ बचा हुआ है, इस साल का टैक्स है, इस साल का इंटरेस्ट है, कोई डिमांड और रिकवरी में मेरा टैक्स निकल के आया, इंटरेस्ट निकल के आया, पेनल्टी निकल के आई, तो सबसे पहले मुझे कौन सी पेमेंट करनी होगी, इसका सीक्वेंस 49 में था। सर समझ में नहीं आ रहा, सर प्लीज एक बार दोबारा समझा दो, प्लीज एक बार दोबारा समझा दो मेरे नंद गोपाल। सेक्शन 49 याद करो, उसके अंदर मैंने ये बताया था कि जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया, उसमें ये बोला पिछले साल का इतना टैक्स पेंडिंग था, तुमने पे नहीं किया था, वो इतना है, उस पर तुमने पेमेंट डिले कर दी, इंटरेस्ट इतना है, इस बार का टैक्स इतना है, इस बार का इंटरेस्ट इतना है, और 73 74 में डिमांड रिकवरी जो है उससे तुम्हारा टैक्स और इंटरेस्ट ये निकल के आया। और मेरे पास बैलेंस दिया है कैश लेजर, तो उस कैश लेजर में से जब मैं पेमेंट करूंगा तो सबसे पहले मैं इनमें से कौन सी पेमेंट करूं, पिछली बार का टैक्स, पिछली बार का इंटरेस्ट, इस बार का टैक्स, इस बार का इंटरेस्ट, 73 74 जो डिमांड रिकवरी से निकल कर आया वो वाला। तो बच्चा कहता है सर क्या हो गया आपको, आपको याद नहीं आ रहा, क्लास में आपने करवाया था और हमें अभी तक याद है वो सीक्वेंस आपने कराया था कि पहले तो पिछले साल का पे करोगे, फिर इस बार का पे करोगे, फिर 73 74 डिमांड रिकवरी वाला पे करोगे। और कई बच्चे जो सामने बैठे उनको ध्यान ही नहीं आ रहा, इधर देखो ध्यान से नालायकों, ये सेक्शन 49 आपको दिखा दूं थोड़ा सा, बुक तो आपके पास होगी, नहीं होगी तो ई बुक तो आपके पास होगी, ये 49 है। 49 का भी ये क्लोज देख लेना जी, ये देख लो, ये देखो क्लोज नंबर 8, एवरी टैक्सेबल पर्सन, थोड़ा जूम कर दू ना, एवरी टैक्सेबल पर्सन शैल बी डिस्चार्ज हिज टैक्स एंड अदर ड्यूज अंडर दिस एक्ट रूल मेड देयर अंडर इन दी फॉलोइंग ऑर्डर। ये ऑर्डर नेमली एग्जॉस्टिव है, आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, आपको मैं दिखा रहा हूं फिर, ये देख लो। सबसे पहले उसने क्या बोला है, सेल्फ असेस टैक्स एंड अदर ड्यूज रिलेटेड टू रिटर्न ऑफ द प्रीवियस टैक्स पीरियड, पिछले साल, और फिर करंट, और फिर 73 74 में जो डिमांड रिकवरी निकल के आ रही है वो। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि आपको इस सीक्वेंस में पेमेंट करनी होती है, ये बात ध्यान देना। अब आपको मैं दिखाता हूं जो जून 19 में क्वेश्चन बना, कितना बढ़िया बना, ये देखो। पीक्यूआर लिमिटेड, पानी पिया करो, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, और ध्यान रखो अपनी सेहत का, सही बता रहा हूं मैं, मजाक मत रखो। ठीक है जी, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखो, पानी जितना हो सके मैक्सिमम पानी पियो। बच्चे कह रहे आप खुद तो पीते नहीं, नालायक, क्लास के बीच में नहीं पीता, वैसे तो पीता रहता हूं मैं। इधर देखो ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ो। पीक्यूआर लिमिटेड ऑफ मुंबई हैविंग इट्स बिजनेस एक्टिविटी spread over the different place location in India provide the following particular detail its GST liability for quarter ended 30th September 18, 30 सितंबर 18 के बारे में बोला है। और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का बैलेंस है 6,25,000। अब इस 6,25 में से पेमेंट कैसे कैसे करनी है, वो कह रहे डिमांड रेज 73 74, जुलाई 18 है 6 लाख, तो भैया 73 74 की डिमांड तो सबसे बाद में देखेंगे। फिर डिमांड रेज किया ओल्ड प्रोविजन की इनडायरेक्ट टैक्स, पिछले प्रोविजन जो ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्स उसकी डिमांड अब निकल के आ गई 1,10,000, इसको भी बाद में देखेंगे। टैक्स लाइबिलिटी सीजीएसटी एसजीएसटी सप्लाई अगस्त 18, अभी बात कर रहा है सितंबर की, ये लाइबिलिटी किसकी, अगस्त की, पिछली की, तो इसको सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे क्योंकि पिछले वाला टैक्स अभी पेमेंट करेंगे। और अगस्त 18 का इंटरेस्ट पेनल्टी, इसको सेकंड प्रायोरिटी। सितंबर 18 का जीएसटी थर्ड प्रायोरिटी, और सितंबर 18 का इंटरेस्ट पेनल्टी फोर्थ प्रायोरिटी। देखो आप इस सीक्वेंस को देख लो, इस सीक्वेंस के बेस पे ये क्वेश्चन फ्रेम हो गया 5 नंबर का। सबसे पहला पिछली बार का टैक्स, पिछली बार मतलब ये सितंबर है तो सितंबर से पिछला अगस्त, अगस्त का टैक्स कितना आ रहा है जी, 1,25,000, तो पहले 6,25 में से 1,25 ये माइनस करूंगा, फिर 20,000 ये माइनस करूंगा उसका इंटरेस्ट, फिर इस बार का टैक्स 1,50,000 ये माइनस करूंगा, फिर इस बार की पेनल्टी 25,000 ये माइनस करूंगा, फिर डिमांड रिकवरी जीएसटी लो की ये करूंगा, और फिर अगर कुछ बचेगा तो कहीं जाकर 1,10,000। सर इतनी पेमेंट तो है ही नहीं, हाँ जितनी पेमेंट भी है उतनी पेमेंट यूज करूंगा, बाकी फिर हमें कैश लेजर में जमा करवाने पड़ेंगे। तो बच्चे को ना ये क्वेश्चन मुझे अभी तक याद है, बच्चे ने आते ही मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था, सर ये क्वेश्चन कहां से आया है सर, उसको मैंने कहा था एक बार जरा बुक खोल लेना, सेक्शन 49 देख लेना। क्योंकि प्रॉब्लम पता है क्या सर, हम ये सोचते हैं कि हमें सब कुछ आता है,
हम बार बार प्रैक्टिस नहीं करते, और कम से कम 10 बुक हम लेके बैठते हैं, 10 बुक की 10 बार प्रैक्टिस करते हैं। एक बुक की अगर आपने 10 बार प्रैक्टिस की होती ना, रिजल्ट कुछ अलग होता। 10 बुक की 10 बार प्रैक्टिस करने की बजाय एक बुक को 10 बार पढ़ोगे, रिजल्ट कुछ अलग आएगा आपका। ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से मैं एक बात है, कोई ब्रूसली जो आपका ब्रूसली मार्शल आर्ट के अंदर सबसे फेमस है, ब्रूसली से किसी से पूछना, ब्रूसली से किसी ने पूछा कि सर आपको डर किससे लगता है? कहता मुझे ना उस इंसान से डर नहीं लगता जिसको 500 टेक्निक्स आती है मारने की, मुझे उस इंसान से डर लगता है जिसने एक टेक्निक को 500 बार प्रैक्टिस किया हो, क्योंकि अगर वो एक पंच भी उसका मुझे मार देगा ना तो मैं मर जाऊंगा। तो वही चीज आपके साथ है। 10 बुक की प्रैक्टिस करने से रिजल्ट नहीं आता, एक बुक को 10 बार प्रैक्टिस करने से रिजल्ट आता है। बाकी आपके ऊपर है सर, करियर आपका। मैं तो, मेरा काम तो समझाने वाला है सर। देखो मेरा फर्ज क्या है कि आपको प्रैक्टिस करवाना, मेरा फर्ज यह है कि समझाना, मेरा फर्ज यह है कि करियर से खेलना मत। बाकी जिंदगी आपकी है, जीनी आपने है, सही तरह से जियोगे तो रिजल्ट आपका बढ़िया आ जाएगा। इधर देखो ध्यान से, तो देखो वही भैया पिछला टैक्स पीरियड, तो ये दोनों तो पहला हो गया, मतलब पहला दूसरा हो गया, ये तीसरा चौथा हो गया, और फिर ये, और फिर ये, इस तरह से आपको पेमेंट करनी है। ये देखो यहाँ पे 6,25,000 में सबसे पहले आपने अगस्त 18 वाला, फिर उसका इंटरेस्ट माइनस किया, फिर इस साल का उसका इंटरेस्ट माइनस किया, और फिर 3,05,000। रीजन मीन क्योंकि भैया सारा पैसा खत्म हो गया, तो कैश लेजर का बैलेंस बचेगा नील, क्योंकि सब मेरा पैसा खत्म हो चुका है। तो उसने मुझसे पूछा क्या था, मेरे को कह रहा था कि बता दो उसको, सुजेस्ट द मैनर, अच्छा मैनर बता दो, और कितना बैलेंस बचेगा वो बता दो। भैया बैलेंस तो बचेगा नहीं, मैनर मैंने बता दिया, पिछला टैक्स, इस बार का टैक्स, और डिमांड रिकवरी जीएसटी की, और डिमांड रिकवरी ओल्ड टैक्स की। इस तरह से आपका सीक्वेंस होगा। लो जी 20 नंबर हमारे पक्के हो चुके हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी जी? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का आगे बढ़े, चलो जी आओ फटाफट से आओ आगे। अगला आओ जी, अगला क्वेश्चन फिर हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 4, अब आज हम 4 करेंगे। ठीक है जी, आज हम 4 ही कर लेते हैं, 4 या 4A भी देख लेंगे। चलो 4A भी देख लेंगे। चलो पहले 4 देख लो। 4 क्वेश्चन नंबर 4 का ए तो कस्टम का, उसको छोड़ दो। 4B पर आओ, 4B पर आओ। आनंद नर्सरी, आनंद नर्सरी engage in the agriculture related service, provide the following detail for the transaction of the month of December 18। रेंटिंग ऑफ एग्रो मशीनरी 5 लाख रुपए आए हैं, कल्टीवेशन ऑफ ऑर्मेंटल फ्लावर्स 2-2.5 लाख रुपए, प्रोसेसिंग ऑफ टोमेटो केचप 3 लाख रुपए, प्रोसेसिंग ऑफ टोमेटो चिप्स 1.5 लाख रुपए। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, कि किस वैल्यू पे जीएसटी लगेगा। क्वेश्चन 5 नंबर का है। अब ओल्ड सिलेबस में एग्जाम्शन लिस्ट दी नहीं हुई, एग्जाम्शन में से क्वेश्चन आ रहे हैं, तभी मैंने कहा था एग्जाम्शन अब करके जानी है। जो 2 लेक्चर डालूंगा जरूर देख लेना, ओल्ड वाले बच्चे भी खास तौर पे। अब रेंटिंग ऑफ एग्रो मशीनरी, एंट्री नंबर 54 अगर आप जाके देखोगे, रेंटिंग ऑफ एग्रो मशीनरी और एक कल्टीवेशन ऑफ ओरिएंटल फ्लावर्स, ये दोनों एग्जम्प्ट है एग्जाम्शन लिस्ट में। अब ये तो एग्जम्प्ट है, ये भी एग्जम्प्ट है, तो इस पर तो जीएसटी की बात ही नहीं होगी। बच्चा कह रहा है सर आगे भी तो एग्जम्प्ट है, टोमेटो केचप और पोटैटो चिप्स। सर ये एग्जम्पशन के दायरे में कवर नहीं होते, एग्जम्पशन के दायरे में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कवर होते हैं। सोच के बोला टोमेटो केचप, क्या टोमेटो केचप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है? नहीं। एग्रीकल्चर का मतलब होता है जो उगा वो एग्रीकल्चर है, जो आपने बनाया वो एग्रीकल्चर नहीं है। सर पोटैटो चिप्स, पोटैटो की प्रोसेसिंग करके पोटैटो चिप्स बने, तो ये पोटैटो चिप्स जो हैं वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में कवर नहीं होते, तो ये दोनों एग्जाम्पशन में कवर नहीं होंगे। तो अगर ये दोनों एग्जाम्पशन में कवर नहीं होंगे तो भैया इस पे जीएसटी लगेगा। एक बार दोबारा बोल रहा हूं, तीसरा चौथा आप ध्यान से पढ़ना। टोमेटो केचप जो आपके घर में सॉस जो आप ब्रेड के साथ खाते हो, क्या वो केचप जो है क्या वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है? नहीं, वो प्रोसेस करने के बाद बनी है। जो हम लेस चिप्स खाते हैं, पोटैटो है ना, हाँ पोटैटो चिप्स खाते हैं, आलू के चिप्स खाते हैं, क्या वो चिप्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है? नहीं, तो उस केस में एग्जाम्पशन में कवर नहीं है। तो ये ऊपर वाले एग्जाम्प्ट है, ये एग्जाम नहीं है, तो 4.5 लाख रुपए की वैल्यू आएगी जो टैक्सेबल होगी। मेरे ख्याल से क्वेश्चन 2 नंबर का बनता है या 3 नंबर का बनता है, 5 नंबर का नहीं बनता, इसमें कुछ था भी नहीं। ठीक है, बड़े क्वेश्चन 5 नंबर का था और 5 मिनट में खत्म हो सकता है। टेबल बनानी है, यहां लिखना एग्जाम्प्ट एग्जाम्प्ट टैक्सेबल टैक्सेबल, 4.5 लाख रुपए की वैल्यू एक्सप्लेन करके आनी है और 2 वर्किंग नोट्स यहां पे लिख के आनी है कि एग्जाम्पशन में है और ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एग्जाम्पशन में है, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में कवर नहीं होता, इसलिए ये क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा बी पार्ट था। आगे आओ जी, अगला हमें बताना है, अगला हमें बताना है। देखो जी,
You are required to determine in the context of the provision contained in the CGST Act 17 whether the company ABC Private Limited incorporated in Karnataka is liable to be registered under GST when the company had effected following supply within the state of Karnataka. और मेरे ख्याल से हमें एग्रीगेट टर्नओवर बतानी होगी, एग्रीगेट टर्नओवर बतानी है वही कि आप रजिस्ट्रेशन करवाने के लायबल हो या नहीं हो। आप सब जानते हो पेपर जून 19 का है, उसमें लिमिट हमारी 20 लाख रुपए की थी गुड्स वाले केस में और सर्विस वाले केस में सब में। और मेरे ख्याल से सबने लेटेस्ट बैच पढ़ा होगा अभी, या जिन्होंने भी कहीं और से पढ़ा उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, आपने पढ़ा होगा गुड्स वाले केस में 40 लाख की लिमिट है। अब अगर गुड्स वाले केस में 40 लाख की लिमिट है, गुड्स वाले केस में 40 लाख की लिमिट है, ये क्वेश्चन किसका है? ये गुड्स का है। अगर आज ये क्वेश्चन बनेगा ना तो मैं ये मानूंगा ये नॉर्मल गुड्स में कवर है और कर्नाटका स्पेशल कैटेगरी स्टेट में कवर नहीं होता, इसलिए लिमिट 40 लाख है। बट उसके अकॉर्डिंग जून 19 के अकॉर्डिंग मान के चल रहा हूं कि उन्होंने आंसर दिया होगा 20 लाख के बेस पे, तो हमें 20 लाख के बेस पे कैलकुलेशन करनी है। बट अगर अब ये क्वेश्चन बनेगा तो कैलकुलेशन 40 लाख के बेस पे होगी। देखो ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है, जीएसटी 18% काउंट होगा एग्रीगेट टर्नओवर में। इंट्रा स्टेट सप्लाई एग्जम्प्ट है, क्या एग्जम्प्टेड को एग्रीगेट टर्नओवर में लेते हैं? नहीं लेते? यस लेते हैं, सारी सप्लाई लेते हैं जी। सिर्फ इनवर्ट सप्लाई जो रिवर्स चार्ज में कवर है वो नहीं लेते, और जो जीएसटी और सेस होते हैं वो नहीं लेते, बाकी सारी सप्लाई लेते हैं। इंट्रा स्टेट सप्लाई नील रेट से टैक्सेबल, ये भी लेंगे। एक्सपोर्ट लेंगे नहीं लेंगे? ये भी लेंगे। इन सबको एक बार टोटल करना 9,60,000 प्लस में 6,40,000, 4,25,000 और 3,75,000, तो भैया 24 लाख रुपए 20 लाख से ऊपर है, दैट इज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। बट अगर अब ये क्वेश्चन आज के बेस पे बोलूं तो 40 लाख से कम है, दैट इज नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। बट मे बी अगर आज ये क्वेश्चन बनेगा तो यहां 9,60,000 की बजाय यहां पे 20,60,000 दिया हो, वो फिगर अगर चेंज होगी तो हमें लिमिट 40 लाख के बेस पे देखनी है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन उस टाइम था 20 लाख का, उसके बेस पे 24 लाख टोटल आ रही है, तो 20 लाख से ऊपर है लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। और कुछ सोचना क्वेश्चन 5 नंबर का है, 5 नंबर का था क्या इसमें? बच्चा कहता है आपको कहने में लग रहा है ना था, आपको तो सारा आ गया ना तभी आप बोल रहे हो। नाले को आपको भी सारा आ गया इतनी प्रैक्टिस करने के बाद भी। मेरे ख्याल से आज क्या है, आज 17 पार्ट, 17वां पार्ट है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का, ये बात ध्यान देना। मतलब 17 सेशन लगातार प्रैक्टिकल क्वेश्चन के जीएसटी के हो चुके हैं, अभी भी आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई। इतनी प्रैक्टिस करने के बाद तो ये मत बोलो कि सर आपको आता है, ये बोलो कि सर हमें भी आता है। बस वो 3 घंटे थोड़ा माइंड चलने वाली बात है, ठीक है ना। तो एग्रीगेट टर्नओवर में सारी सप्लाई काउंट होती है, टैक्सेबल, एग्जम्प्टेड, इंटरस्टेट, नील रेटेड, एक्सपोर्ट सब काउंट होती है। इनवर्ट सप्लाई रिवर्स चार्ज वाली वो काउंट नहीं होती, जीएसटी और सेस काउंट नहीं होते। ना तो इस क्वेश्चन में आरसीएम की बात है, ना जीएसटी और सेस की बात है, तो सारी सप्लाई काउंट करूंगा 24 लाख रुपए आ जाएंगे, 20 लाख से ज्यादा है लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है जी। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया 5 नंबर का। तो 10 नंबर हमारे और पक्के हो गए, 20 पहले हो गए थे, 10 ये, 30 नंबर का जीएसटी हमारा पूरा हो चुका है। अब फटाफट से आवरी 4A, 4A भी देख लो, क्योंकि 4 और 4A में से एक करना होता है ना, बट हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें सारे करने हैं। पहला क्वेश्चन कस्टम क्या, छोड़ दो, ये कस्टम क्या है। तीसरा क्वेश्चन भी कस्टम क्या है, ये भी छोड़ दो, बस ये दूसरा हमें करना है। तो आज फाइनली हम 35 नंबर का जीएसटी करेंगे, तो 35 नंबर का जीएसटी आज कर लेंगे, और जो 30 नंबर या 35 नंबर का बैलेंस बचा होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। और नेक्स्ट क्लास वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार प्लीज आप पढ़ के आना, समझ के आना उन क्वेश्चन को, क्योंकि आपको ना इसका फायदा तभी होगा एक बार आप पहले खुद पढ़ के आओगे। और अब तो वैसे ही बच्चे 40 50 60 आके बैठ जाते हो बस आप, बाकी बच्चे तो गुम ही हो चुके हैं, शेयर करना आपने बंद कर दिया। आपके जो इतने भरे सारे ग्रुप है कम से कम उसमें डाल दिया करो, ताकि बच्चों को पता लगे स्टूडेंट दरबार चल रहा है, सेशन चल रहे हैं। बट आप कभी साथ थोड़ा देते हो, बच्चा कह रहा है हम क्यों शेयर करें, अपने आप आ जाएंगे जिसने आना है, आप अपना हम अपना काम करते रहो, आप हम कोई शेयर करने वाले नहीं, नालायक को ऐसा नहीं होता, शेयर किया करो इसको। चलो जी इधर देखो ध्यान से, आगे देखो, लास्ट क्वेश्चन है जी। विनस बेकरी प्रोडक्ट, विनस बेकरी प्रोडक्ट is doing business of manufacturing and selling of different type of cakes, pastries, biscuit, cookies and other bakery product through a network of dealer. The bakeries sell the goods to the dealer on the price less discount at a standard rate and pays GST accordingly. It offer additional discount on the stock when goods remain
unsold with the dealer as an incentive to push the sale, can the additional discount so given on unsold stock be reduced from the price at which goods were sold and consequent tax adjustment can be made? ये कहना चाह रहे हैं कि डिस्काउंट पहले नहीं निकाला, डिस्काउंट पहले नहीं निकाला। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे फादर साहब की ना रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान है, एक्चुअल केस बता रहा हूं। अब एक बेडशीट आती है और उस बेडशीट का मार्केट में ना बहुत ज्यादा डिमांड है। मेरे फादर ने बोला भाई 5% डिस्काउंट है। इट मीन अगर बेडशीट 500 रुपए की है 5% 25 रुपए डिस्काउंट है, 475 रुपए की देंगे, ये नॉर्मल चल रहा है। अब हुआ क्या, वो जो मार्केट में डिमांड चल रही है, मार्केट में उसका भी चल रहा है, तो वो बंद हो गया। मतलब अभी वो बेडशीट इतनी बिकनी बंद हो गई है, उसका फैशन बंद हो गया। मेरे फादर को लगा भाई स्टॉक बच जाएगा। अब जितना स्टॉक बच गया, मेरे फादर ने बोला 40% डिस्काउंट। अब क्या ये डिस्काउंट माइनस करूंगा वैल्यू में से? गवर्नमेंट कहती है नहीं, क्योंकि ना तो ये डिस्काउंट प्री सप्लाई है, ना ही ये डिस्काउंट पोस्ट सप्लाई है। सर पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट वो मानते हैं जो पहले से ही पता हो, एस्टेब्लिश हो, और रिसीवर ने आईटीसी रिवर्स कर दिया। क्या ये डिस्काउंट पहले से एस्टेब्लिश था? नहीं। और प्री सप्लाई तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो क्या ये डिस्काउंट, वो कह रहे हैं क्या ये हमें एडिशनल डिस्काउंट जो ये है, क्या ये एडजस्ट करने के बाद जो वैल्यू आएगी उस पर जीएसटी लगेगा? आंसर इज नो। अगर ऐसा होता फिर तो हर पर्सन बाद में डिस्काउंट निकाल के डिस्काउंट माइनस करके जीएसटी कम पे कर देता। तो गवर्नमेंट कहती है पहले स्टार्टिंग से ही बता दो ना। अब तुम तो यहां पे चालूपंथी कर रहे हो, भाई मेरा स्टॉक नहीं बिका इसलिए मैं डिस्काउंट निकाल लो, तो भैया तुम्हारा पर्सनल बेनिफिट है, तो हम तो पूरी वैल्यू पे जीएसटी लेंगे, बात खत्म। ठीक है, आपको मैं दिखाता हूं, देखो यहां पे ये रही इसका आंसर, ये देखो ये रहा, कहां पे है 4A का, ये देखो पहले तो उन्होंने फैक्ट दी है, फिर इशू दी है, फिर लीगल प्रोविजन वही डिस्काउंट के दिए हैं, और कंक्लूजन देख लो बस। इन दिस गिवन केस Venus bakery product has been additional discount after supply goods which not agreed at the time of supply। उस टाइम एग्री नहीं था ना, देखो वही बात कह रहे, पहले मेंशन नहीं था, hence deduction of such additional discount is not available, ये डिस्काउंट माइनस नहीं होगा। तो भैया सिंपल सा क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन था कितने नंबर का? मेरे ख्याल 3 नंबर का होगा, 5 नंबर का क्वेश्चन था, नालायक को 5 नंबर का क्वेश्चन था, 5 नंबर का, तो 5 नंबर क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था। केस स्टडी बेस दे रखा है, पहले 15(3) डिस्काउंट वाला प्रोविजन पूरा लिख के आते, उसके बाद बोल देते भैया डिस्काउंट पहले मेंशन नहीं है, एस्टेब्लिश जो एग्रीमेंट है उसके अंदर कहीं लिखा नहीं हुआ था, तो इसलिए हम ये डिस्काउंट माइनस नहीं करेंगे। तो अब जाके हमारे 35 क्वेश्चन जो है सर, 35 नंबर के क्वेश्चन जो है, अब जाके हमारे पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। अब एक बार आपने घर से क्या पढ़ के आना पहले वो भी सुन लो। अब ये 4A तो हमारा हो गया। अब 5, क्वेश्चन 5 में एक तो ये पहला है, ये हमारा है, ठीक है, 3 3 6 नंबर का जीएसटी, ये 6 और 3 9 का ये हो गया, 9 नंबर का तो ये हो गया, 9 और 8 17 मार्क्स, 17 और 7 24 नंबर का जीएसटी हमारा बचा है। तो भैया 35 और 24 वही, मतलब 60 नंबर का जीएसटी ओल्ड सिलेबस के एग्जाम में आता है, इसमें हमें 40-45 नंबर का करना होता है, ठीक है। और ये देखो ये क्वेश्चन, अब एक बार मैं सोच रहा हूं क्वेश्चन मैं ना ही कराऊं, ये वाला क्वेश्चन आप एक बार खुद पढ़ना। ये क्वेश्चन आपने अभी पिछले वाले सेशन में न्यू सिलेबस के अंदर सेम क्वेश्चन बना था, याद है वो सन मून और जुपिटर, सन एग्जाम्प्ट हो गया, जुपिटर जिसका वो थोड़ा सा पार्ट बीच में कट हो गया था, फिर मैंने दोबारा से डाला था, याद करो आप, जिसके अंदर आपने कहा था कि सर वो लाइव प्रीमियर बंद हो गया, ये वही सेम क्वेश्चन है। देखो नाम क्या दे दिया इसमें नाम दे दिया सुप्रीम, मरून और डिलाइट, सेम डिट्टो क्वेश्चन, सिर्फ फिगर चेंज है। और कितने नंबर का आया हुआ है ओल्ड सिलेबस में? जून 19 में, देखो 7 नंबर का दोबारा से रिपीट हो गया जून 19 वाले पेपर मेरे ख्याल से न्यू सिलेबस के अंदर ही। और बच्चे कहते हैं क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, 7-7 नंबर के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, सेम क्वेश्चन है, सेम देखो सुप्रीम, मरून, डिलाइट, वही सेम बात, आप जाके मैच कर लेना, सेम मिल जाएगा। तो एक बार आप पहले घर से पढ़ के आओगे ये सारे क्वेश्चन, एक बार पहले पढ़ के आओगे तभी करने का फायदा है, नहीं तो फिर आप मुझे भी भला बुरा बोलोगे, सारी मेहनत खराब करोगे। बट एक बार पहले पढ़ के आओगे तो अच्छा लगेगा। तो नेक्स्ट सेशन में ये कंप्लीट करके फिर एग्जामिनेशन के 2 लेक्चर डालूंगा, फिर एक या 2 दिन का ऑफ लूंगा अगर मुझे घर जाने का मेरा प्लान बन गया, ठीक है जी। और लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, फैमिली बहुत बड़ी बनानी है, दोस्तों को बताओ कि हमारी सीएस की फैमिली है, क्योंकि जितनी फैमिली बढ़ेगी उतना मुझे भी अच्छा लगेगा और हार्डवर्क करने का मन करेगा, ठीक है। और बाकी आपका करियर बस सीएस बनने वाले हो कुछ ही घंटों के बाद, और बाकी जो बच्चे फेस टू फेस वाले हैं और गूगल ड्राइव वाले हैं, आई होप उनकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। और बाकी जिन बच्चों ने क्लासेस मुझसे नहीं ली
उम्मीद करूंगा उनकी क्लासेस भी सही चल रही होंगी, उनकी तैयारी भी सही चल रही होगी। ठीक है, चलो तो फिर बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में जी, सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय। कहां गया मैं? ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, बाय बाय, टेक केयर, लव यू सो मच।